देखिए, एक छोटा सा देश है इजराइल। इसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन ये जिस जगह पे है वो दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेस है। हजारों सालों से इस एरिया में लड़ाई चल रही है, तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। आखिर क्या वो रीजन है जिसकी वजह से हजारों सालों से लड़ाई चल रही है? जब इस एरिया से जुड़ी कोई न्यूज़ आती है तो हम देखते हैं गाजा पट्टी, हमास, वेस्ट बैंक, टेम्पल माउंट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आखिर क्या रीज़न है कि सारे देश मिलकर एक इशू का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं? और इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर इजराइल के पास ऐसा क्या है कि एक छोटा सा देश सारे अरब कंट्रीज को अकेला हरा दे रहा है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए पूरी कहानी का समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें करंट सिचुएशन की, तो इंडिया के वेस्ट में ये इजराइल देश है। ये जो येलो सेक्शन में दिख रहा है ये इजराइल है, और ये जो ग्रे पार्ट में दिख रहा है ये गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पैलेस्तीन। और आप ये जो स्टार देख रहे हैं ये जेरूसलम है। जेरूसलम ही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड ज्यूस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की शुरुआत होती है 1047 BC में। उस समय किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था और वहाँ पे ज्यूस रहते थे, और ज्यूस किंग सोलेमन वहाँ पे रूल करता था। किंगडम ऑफ इजराइल की जो कैपिटल थी वो जेरूसलम में थी, और यहीं पे किंग सोलोमन ने ज्यूस का पहला टेम्पल बनवाया था जिसका नाम था टेम्पल माउंट, जहाँ पे ज्यूस रेगुलर पूजा करते थे। अब इसके बाद 586 BC में बेबीलोनियंस आते हैं और वो इस टेम्पल को तोड़ देते हैं। उसके बाद पर्शियंस आते हैं और इस टेम्पल को दोबारा बनवाते हैं। जब दोबारा से बनवाते हैं तो इस फर्स्ट टेम्पल का नाम सेकंड टेम्पल हो जाता है। इसके बाद रोमन एम्पायर आ जाता है और सेकंड टेम्पल को दोबारा से तोड़ दिया जाता है। उसकी केवल वॉल बचती है, और जो ज्यूस थे उनको क्योंकि मारा जाता है इसलिए वो यूरोप चले जाते हैं। और जो ज्यूस बच जाते हैं उनमें से एक फैमिली के अंदर जीसस क्रिस्ट का जन्म होता है। तो जीसस क्रिस्ट ओरिजिनली एक ज्यूस थे, और रोमन एम्पायर के अंदर जीसस क्रिस्ट जैसे जैसे बड़े होते हैं वो जेरूसलम के एक एरिया के अंदर ज्यूस की कोर आइडियोलॉजी से हटकर अपनी खुद की टीचिंग देना शुरू कर देते हैं। जीसस उस एरिया में ज्यूस की कोर आइडियोलॉजी से हटकर अलग टीचिंग दे रहे थे। ये बात ज्यूस को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और बात इतनी आगे बढ़ गई कि उन्होंने जेरूसलम में जीसस को एक क्रॉस पे लटकाकर कील ठोक दी, जिसकी वजह से जीसस की मौत हो गई। देखिए, अभी तक तो रोम में सब सही चल रहा होता है, लेकिन 306 में किंग वैलेरियस की डेथ के बाद कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोम के नए किंग बनते हैं। उनके किंग बनने के बाद उनको क्रिश्चियनिटी बहुत पसंद आती है, और वो पहले राजा बनते हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया। उनके क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने से रोम में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैलती है। क्रिश्चियनिटी तो फैलती है, लेकिन क्योंकि जीसस को ज्यूस ने मरवाया था इसलिए ज्यूस के खिलाफ काफ़ी नफरत फैलती है, और ज्यूस को मारा पीटा जाता है, और ज्यूस रोमन एम्पायर छोड़ के इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। स्पेशली ये लोग यूरोप की तरफ जाते हैं, और जहाँ पे जीसस क्रिस्ट को मारा गया था वहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बनवाया। ये जो चर्च बनवाया था करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था टेम्पल माउंट वाले एरिया से। अब ये जो टेम्पल माउंट वाला एरिया है इसको ज्यूस तो टेम्पल माउंट कहते हैं, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं वो हरम अल शरीफ कहते हैं। अब ऐसा क्यों है ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद 638 AD में रोमन एम्पायर को हटाकर अरब आर्मी ऑफ उमर आती है। अब देखिए, आज भले ही ज्यूज और मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन उस टाइम पे ज्यूज को जो सबसे ज़्यादा आराम था वो मुस्लिम रूलर्स के अंडर में ही था, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो ज्यूज को अपने जैसा ही मानते थे, क्योंकि दोनों रिलीजन्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ थी। अरब आर्मी के कंट्रोल में जब ये ज्यूज का एरिया आता है तो जेरूसलम में सेकेंड टेम्पल की जगह पे डोम ऑफ द रॉक बनता है और अल अक्सा मस्जिद बनती है, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेट मोहम्मद ने प्रेयर की थी और एक पत्थर पर पैर रखकर जन्नत की तरफ चले गए थे। ये है डोम ऑफ द रॉक, ये है अलास्का मॉस्क, और ये है वेस्टर्न वॉल। ये जो पूरा एरिया है इसको ज्यूस टेम्पल माउंट कहते हैं और मुस्लिम हरम अल शरीफ कहते हैं। ये जो अलास्का मॉस्क है इसके अंदर नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है, और ये जो वेस्टर्न वॉल है यहाँ पे ज्यूस आके वर्शिप कर सकते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर चर्च ऑफ होली सेपुल्कर है। ये जो 37 एकर्स का एरिया है
ये क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप जेरूसलम की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। यहाँ पे ज्यूज और क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन हुआ और मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम्स के लिए थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बना। इसीलिए इस एरिया को लेकर इतने ज़्यादा इश्यूज हैं और तीनों कम्युनिटीज इसको लेना चाहती है। देखिए, ज्यूज के ऊपर जब जब रूलर्स आए, ये अपना लैंड छोड़कर दुनिया में इधर उधर जाकर रहने लगे, स्पेशली यूरोप, क्योंकि वो पास में था। लेकिन ये अपने लैंड को कभी भूले नहीं थे। ये दुनिया में कहीं भी रहते थे, ये जेरूसलम में जो टेम्पल था, टेम्पल माउंट, उसके तरफ मुंह कर ही पूजा करते थे। आज की डेट में भी जो ज्यूज होगा वो ऐसे ही करता है। अब देखिए, ईयर 1891 आ जाता है। ज्यूज का जो किंगडम वाला एरिया था वहाँ अरब आ गए थे, लेकिन दुनिया के अलग अलग कोनों में ज्यूज जो रह रहे थे, स्पेशली यूरोप में, वो अपनी लैंड पर वापस जाने की बात करना शुरू कर दिए थे। एक ज्यूस राइटर लियोन ने एक बुक लिखी थी, ऑटो इमेंसिपेशन। उसमें उन्होंने लिखा था कि यूरोप में ज्यूस के साथ कितना बुरा हो रहा है। यूरोप के अंदर कोई भी लॉ बना दिया जाए ज्यूस के लिए, लेकिन जो यूरोपियन है वो ज्यूस को कभी भी खुद के बराबर का नागरिक नहीं समझेंगे। ज्यूस को अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी और अलग एक ज्यूस स्टेट बनाना होगा। ये वो टाइम था जब ज्यूस को अपने लैंड पर जाने की जो बात थी वो पॉलिटिक्स में बदल चुकी थी। इस सारी चीज को लेकर ज्यूस ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम जियोनिज्म दिया। जियोनिज्म मूवमेंट का पर्पस था कि ज्यूस को अपने लैंड पर वापस जाना है। देखिए, सारी चीजें चल रही होती है और 1914 आता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है, जिसमें जर्मनी और ब्रिटेन आमने सामने होते हैं। ऑटोमन एम्पायर जो ज्यूस किंगडम के ऊपर रूल कर रहा था वो जर्मनी के साथ में आ जाता है। ब्रिटेन को भी अपने अलाइज चाहिए होते हैं, इसलिए ब्रिटेन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे उनको लगता है कि यूएसए और रसिया के जो ज्यूस हैं वो इस बात को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि उनकी गवर्नमेंट किसके साथ जाएगी। इसीलिए उन्होंने ज्यूस को सपोर्ट किया और जियोनिज्म मूवमेंट, जिसका पर्पस था कि ज्यूस को अपने लैंड पर वापस जाना है, उसको सपोर्ट किया। ये चीज इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रिटेन ने सपोर्ट की कि उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी किया जिसे बाल्टोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन के अंदर लिखा गया था कि द मैजेस्टी गवर्नमेंट फेवर्स द एस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टीन ऑफ अ नेशनल होम फॉर ज्यूस पीपल। अब इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, यूएसए और यूएसएसआर एक साथ था जिसको ज्यूस का सपोर्ट था, और दूसरी तरफ जर्मनी था जिसको ऑटोमन एम्पायर का सपोर्ट था। 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और ब्रिटेन की जीत होती है। जैसे ही ब्रिटेन की जीत होती है, सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर को हटाया जाता है जहां पे ज्यूस किंगडम था, और वहां पे ब्रिटिशर्स रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, वार में ज्यूस ने ब्रिटेन का खुलकर सपोर्ट किया था, तो सबको पता था कि ब्रिटेन ज्यूस को इसका रिवॉर्ड देगा ही। ब्रिटेन ने बाल्टोर डिक्लेरेशन में जो लिखा था उसको फॉलो किया और पैलेस्टीन वाले एरिया में ज्यूस का माइग्रेशन यूरोप से चालू कर दिया। पैलेस्टीन के अंदर पैलेस्टीनियन की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ज्यूस यहाँ पर आकर कुछ कुछ एरिया पकड़कर वहाँ रहने लगे थे। अब देखिए, भले ही ज्यूस का ये एरिया था, हजारों साल पहले यहाँ ज्यूस रहते थे, लेकिन जब दुनिया भर से ज्यूस को पकड़कर लाकर पैलेस्टीन वाले एरिया में लाया जा रहा था, तो ये बात पैलेस्टीन को और आसपास के जो अरब कंट्रीज थी उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और वो इस चीज के लिए जमकर विरोध कर रहे थे। अब देखिए, एक तरफ तो ज्यूस यूरोप से पैलेस्टीन आ रहे थे जिसको ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे, वही दूसरी तरफ ज्यूस की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो ज्यूस को फंड करना स्टार्ट कर देती है और ज्यूस इस फंड से लैंड परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। 1978 के ऑटोमन सेंसस के अकॉर्डिंग जो पैलेस्टीन की टोटल पॉपुलेशन थी वो 4.7 लाख थी, जिसमें से 25,000 ज्यूस थे। 1914 आते आते ये पॉपुलेशन 85,000 हो जाती है और आगे चलकर ये पॉपुलेशन लाखों में हो जाती है। एक तरफ ब्रिटेन अरब से कह रहा था कि वो वहां पर शांति चाहते हैं और दूसरी तरफ ज्यूस को पैलेस्टीन में भिजवा रहा था। 1922 में ब्रिटेन का एक व्हाइट पेपर मिला तो पता चला ये सब ब्रिटेन जानबूझकर कर रहा था, जिससे उसे काफी फायदे हो रहे थे। फूट डालो राज करो वाली जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे भी ये लोग अप्लाई कर रहे थे, जैसे इंडिया में ये चीज इन लोगों ने अप्लाई की थी। अरब ने मल्टीपल टाइम ब्रिटिशर्स को बोला ज्यूस का जो इमिग्रेशन है उसको लिमिट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1919 से लेकर 1923 के बीच में ईस्टर्न यूरोप से 30,000 ज्यूस पैलेस्टीन आए और 1924 से 1926 के बीच में 50,000 ज्यूस पोलैंड से पैलेस्टीन आए। देखिए, 1933 से लेकर 1936 तक 1,70,000 ज्यूस पैलेस्टीन आते हैं।
देखिए, जो ज्यूस कम्युनिटी थी उनकी भी मजबूरी थी, उनको भी वापस आना ही पड़ रहा था, क्योंकि जो हिटलर था उसका राइज हो रहा था और हिटलर के इन्फ्लुएंस में जितनी भी कंट्रीज थी वहां पे ज्यूस को मारा जा रहा था। एक तो पहले ही लोग जीसस क्रिस्ट की डेथ के बाद ज्यूस को क्रिश्चियन विरोधी मानने लगे थे, वहीं दूसरी तरफ ये जो ज्यूस थे वो ब्याज का काम करते थे, जिसको क्रिश्चियनिटी में सही नहीं माना जाता था और चर्च भी इसको अलाउ नहीं करता था। इसलिए यूरोप की जो आम जनता थी वो भी ज्यूस से नफरत करने लगती है और इन ज्यूस के खिलाफ रॉबरी, वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देती है। उनकी जमीनें छीने जाने लगी और उनको पब्स और पब्लिक प्लेसेस पर बैन कर दिया गया और 1935 में न्यूरेमबर्ग लॉ आता है, जिसके बाद ज्यूस नॉन ज्यूस से शादी नहीं कर सकते थे। उनकी सिटीजनशिप छीनी जाने लगी थी, उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाला जाने लगा था, उनके साथ सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो होलोकॉस्ट हुआ था, जिसमें 60 लाख ज्यूस को मार दिया गया। तो ये जो ज्यूस थे उनके पास पैलेस्तीन पहुंचने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए बहुत तेजी से पैलेस्तीन पहुंच रहे थे। उस पार्टिकुलर एरिया में ज्यूस की पॉपुलेशन अरब से ज्यादा हो गई थी